डीएलएड पर हम विचार जानेंगे निकिता जी के। हमारे साथ एज एन एक्सपर्ट मौजूद है। निकिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिक्षार्थियों, जो टॉपिक इस समय हम समझने जा रहे हैं वो है टीचिंग स्ट्रैटेजी एंड लर्नर सेंट्रिक क्लासेस। निकिता, पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि हम टीचिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं और लर्नर सेंट्रिक क्लासेस की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, अगर आप शिक्षक हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो क्लास है, जो आपके बच्चे हैं, आप जो कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं, इम्पार्ट करने जा रहे हैं, वो ऐसा हो कि बच्चे अटेंटिव रहें। आपको ऐसे प्रेजेंट करना है कि पढ़ाई जो है न सिर्फ किताबी रहे, बल्कि ऐसी क्रिएटिविटी हो कि बच्चे अपने आप खुद ब खुद आपसे जुड़ जाएं। शुरुआत किस पॉइंट के साथ आप करना चाहेंगे इसे? आज के सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आशा है आज के इस काउंसलिंग सेशन के बाद हम सोशल साइंस सब्जेक्ट को एक नए नजरिए से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। सोशल साइंसेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग होता है। एज टीचर्स ऑफ सोशल साइंस हमारा कर्तव्य है कि स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस को हम रिलेट करें मैक्रो लेवल या बिग पिक्चर, बड़ी पिक्चर के साथ। इससे उनकी समझ सोशल साइंसेस को लेकर और डेप्थ में जा सकेगी। तो आज हम शुरुआत करेंगे पॉइंट 7.2 एक्सपेक्टेड जनरल फीचर्स ऑफ अ लर्नर सेंटर्ड सोशल साइंस क्लास। तो एक लर्नर सेंटर्ड क्लास वो होती है जिसमें लर्नर या स्टूडेंट क्लास के सेंटर या फोकस होता है। हर क्लास का बेसिक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य हर टीचर का यही होता है कि लर्नर्स या स्टूडेंट्स उसमें से कुछ सीख कर जाएं। तो ये ड्यूटी टीचर की बन जाती है कि वो स्टूडेंट्स को मैक्सिमम नॉलेज, जो एजुकेशनल तो हो ही लेकिन एंटरटेनिंग या इंटरेस्टिंग भी हो। तो हर टीचर का ये उद्देश्य रहना चाहिए कि लर्नर्स उनकी क्लास को एंजॉय भी करें और उसमें से सीखें भी। तो हम देखते हैं कि हम अपनी क्लास को कैसे लर्नर सेंट्रिक बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा यूजिंग लर्नर्स एक्सपीरियंसेस या लर्नर के अपने एक्सपीरियंसेस को क्लासरूम में यूज करना। हर लर्नर की क्लासरूम के बाहर भी एक जिंदगी है जिसमें वो बहुत कुछ देखता है, सुनता है और ऑब्जर्व करता है। तो वो एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा एसेट या रिसोर्स बन जाते हैं। सोचिए, अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और हर कोई अपना व्यू और पर्सपेक्टिव सामने रखे तो हमें 30 नई बातों का पता चलेगा। सेकेंड पॉइंट, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। अगर हम सिर्फ टेक्स्ट बुक से रीडिंग करते जाएंगे तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है? क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो तो स्टूडेंट्स पढ़ ही सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम टेक्स्ट बुक को बिल्कुल छोड़ दें। टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स को लेकर हम अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स और एक्सपीरियंसेस को डिस्कस कर सकते हैं और उनको एक इंटरेस्टिंग रूप दे सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ा रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स के बारे में, तो उन्हें कहिए कि अगले दिन वो अपने घर के आसपास की सॉइल को ढूंढकर कागज की पुड़िया में बांधकर लेकर आएं और फिर उसे आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सी टाइप ऑफ सॉइल है। थर्ड पॉइंट, यूजिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज, यानी कि अपने आसपास की लोकेलिटी या कम्युनिटी में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूज किया जाए। जैसे कि सपोज कोई नुक्कड़ नाटक का आयोजन हो रहा है आपके कम्युनिटी में, तो उसमें स्टूडेंट्स को ले जाया जा सकता है। गांव के पंचायत या किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल को आप इनवाइट करिए कि आकर उनको बताएं कि वो क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स के दिमाग पर बहुत मेमोरेबल इम्पैक्ट डालते हैं। फोर्थ पॉइंट, क्रिएटिंग स्पेस फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ लोकल इश्यूज, यानी सोशल इश्यूज कई तरह के हो सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे सकते हैं जिसमें खुद जाकर उस सोशल रियलिटी को समझ पाएं और देख पाएं। स्टूडेंट्स एक इंटरव्यू बनाकर लोगों से पूछताछ कर सकते हैं, जैसे कि कास्ट डिफरेंसेस पे लोगों की क्या राय है, या कम्युनिटी में मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को उपलब्ध है या नहीं। फिफ्थ पॉइंट, रेफरिंग टू ह्यूमन राइट्स। स्टूडेंट्स को राइट्स के बारे में जानकारी होना ना ही सोशल स्टडीज सब्जेक्ट के अंडर बट जिंदगी में भी जानना बहुत जरूरी है, ताकि कभी उनके खुद के राइट्स पे बात आए तो वो उस पर लड़ भी सकें, और ये भी है कि अगर वो किसी और के साथ वायलेशन होते हुए देखें तो वहां पर भी वो अपनी आवाज उठा सकें। सिक्स्थ पॉइंट, क्रिएटिंग स्पेस फॉर डेवलपिंग लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स वो होती हैं जो ना ही सिर्फ जिंदगी जीने के लिए जरूरी है बट एक सफल जिंदगी भी जीने के लिए जरूरी है। स्टूडेंट्स में पॉजिटिव बिहेवियर होना, जैसे कि दूसरों के प्रति काइंडनेस, थैंकफुलनेस, हेल्पफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी क्लास में एक रूल बना सकते हैं कि हर रोज़ एक स्टूडेंट
क्लास शुरू होने से पहले एक ऐसा एपिसोड क्लास के साथ शेयर करें जिसमें उन्होंने कुछ पॉजिटिव बिहेवियर दिखाया। 7th पॉइंट, यूजिंग ऑडियो वीडियो मटेरियल्स। हम जानते हैं कि हमें वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं जिसमें हम ना सिर्फ सुनते या देखते हैं बट सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो यहाँ पर एम्फेसिस है आपके टीचिंग टूल्स पर। आप यूज़ करिए चार्ट्स, मैप्स, ज़्यादा से ज़्यादा। हिस्ट्री के लिए अगर बच्चों को फिल्म या डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए तो वो उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से याद रहेगी। 8th पॉइंट, रिस्पेक्टिंग मल्टीपल व्यूज़। आप ट्राई करिए कि क्लास में डिबेट्स या डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा हों। हम कभी कभी गलती ये करते हैं समझने की कि स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, इन्हें क्या समझ आता होगा सोशल इश्यूज़ के बारे में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट्स चाहे कम उम्र के हों लेकिन वो न्यूज़, पेरेंट्स और घर वालों के डिस्कशन ज़रूर सुनते हैं और उससे उनके पर्सपेक्टिव्स बनते हैं। जब आप डिबेट्स रखेंगे तो आप देखेंगे क्लास में कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं और यहाँ पर ज़रूरी होगा आपका न्यूट्रल होना। इन डिस्कशन से कई बार बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव सामने निकल कर आते हैं। 9th पॉइंट, यूजिंग मल्टीलिंग्विज्म, यानी एक भाषा से ज़्यादा का प्रयोग करना। हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर कम्युनिटी में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग होता है। हमारा काम सिर्फ उनको सिखाना नहीं है जो इंग्लिश या हिंदी जानते हैं, हमारा काम उनको भी सिखाना है जो लोग लोकल भाषा या कोई और भाषा जानते हैं। अब आप सोचेंगे अगर किसी स्टूडेंट को ऐसी भाषा आती है जो आपको नहीं आती तो क्या आप भी एक नई भाषा सीखेंगे? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इसके लिए आप स्टूडेंट से कह सकते हैं कि वो कॉमनली यूज वर्ड्स को क्लासरूम में लाएं या अपनी एक डिक्शनरी तैयार करके आपको दें। उसमें से आप जो कॉमनली यूज वर्ड्स हैं उनको अपने लेक्चर या सेशन में डाल दीजिए। तो इस छोटे से एफर्ट से उस स्टूडेंट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और उसके अंदर एक उत्साह पैदा होगा। और आप अपने किसी स्कूल में अगर ऐसी टीचर है जो उनकी भाषा को जानती है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं कि वो क्लास या स्कूल खत्म होने के बाद थोड़े से डाउट्स उनके बच्चे के क्लियर कर सके। एक क्लास में बहुत से अलग अलग भी स्टूडेंट्स होते हैं, सबकी अलग अलग क्षमता होती है, उसको भी ध्यान में रखना होगा किसी भी टीचर को पढ़ाते वक्त। बिल्कुल, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारा एज टीचर्स कर्तव्य ये नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स की भाषा हम जानते हैं या जिन स्टूडेंट्स का बिहेवियर हमें बहुत अच्छा लग रहा है हम सिर्फ उन्हीं के साथ उन्हीं को हैंडल करेंगे, क्योंकि वो तो हैंडल हो ही रहे हैं, लेकिन हमारा अटेंशन सबके इंटरेस्ट, सबके एबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। स्ट्रैटेजी सिलेक्शंस कैसे रहनी चाहिए? ठीक है, तो हम अब बात करेंगे कि अगर एक स्ट्रैटेजीज तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी को हम अपने टीचिंग उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए सिलेक्ट करें। तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट रहेगा ऑब्जेक्टिव्स। तो जब आप अपना लेसन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसी टाइम डिसाइड कर लीजिए कि उस क्लास का आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। आप क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आपसे वहाँ क्या सीख कर जाएं। सेकेंड रहेगा कंटेंट, आप किस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं वो डिसाइड कर लीजिए और उसी के बेसिस पे डिसाइड करिए कि इस टॉपिक को हम उस तरह से पढ़ाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। थर्ड होगा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। कई बार ये होता है कि हम प्लानिंग तो करते हैं लेकिन हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं होते। सपोज आपने हिस्ट्री के लिए एक मूवी दिखाने का सोचा लेकिन स्कूल में प्रोजेक्टर नहीं है या स्क्रीन नहीं है या खराब पड़ा हुआ है, तो उसका ऑल्टरनेटिव हमें सोचना होगा। तब आप ये ट्राई कर सकते हैं कि उस चैप्टर या उस टॉपिक को आप एक स्टोरी फॉर्म में स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करें। फोर्थ पॉइंट होगा एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा ओरिजिनली ऑब्जेक्टिव है कि हमें लर्नर सेंट्रिक बनाना है अपनी क्लास को, तो उसमें स्टूडेंट्स के पास क्या एबिलिटी है हम उसको भी ध्यान में रखेंगे। जैसे कि अगर आपकी क्लास में स्टूडेंट्स एक्टिंग अच्छी करते हैं या किसी को पोयम बहुत अच्छी लिखनी आती है तो उनको एज अ रिसोर्स यूज करिए। आप स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करके उन्हें किसी टॉपिक पे रोल प्ले करने को भी कह सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट होगा रिसोर्सफुलनेस ऑफ टीचर्स, यानी टीचर्स का इनिशिएटिव टेकिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि कम्युनिटी में कोई ऐसा पर्सन विजिट करने आ रहा है जो बहुत नॉलेजेबल है तो उसको इनवाइट कर लीजिए ताकि वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करे। या आप किसी और स्कूल टीचर्स को जानते हैं जो किसी टॉपिक में बहुत अच्छी हैं, उनको अपने स्कूल में इनवाइट करिए। या कभी आप बाहर कहीं डॉक्टर से मिल रहे हैं, किसी ऑफिशियल से मिल रहे हैं, तो आपके पास उसी टाइम आइडिया आ सकता है कि हाँ मैं इस पर्सन को बुला सकती हूँ एज अ रिसोर्स। अब क्या होता है कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास इतने फंड्स या मनी होगा नहीं, पता नहीं वो लोग अग्री करेंगे या नहीं, बट
कई बार कुछ इंसान ऐसे मिल जाते हैं जिनको सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं है, उन्हें एक रिस्पेक्ट या उनको उस टॉपिक के लिए भी कई बार इतना पैशन होता है कि वो चाहेंगे कि स्टूडेंट्स उसके बारे में और लर्निंग करें। तो उस केस में आपका कर्तव्य ये है कि आप उन्हें इनवाइट करने का इनिशिएटिव जरूर लें। बाकी वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, वो उन पे डिपेंड करता है। शिक्षार्थी श्रोता, अभी आप समझ रहे हैं टीचिंग स्ट्रैटेजी एंड लर्निंग सेंट्रिक क्लासेस। निकिता जी हमारे साथ एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हो रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोल रहा है तमाम ग्रामीण, पिछड़े, असहाय एवं बेरोजगार युवाओं के लिए संभावनाओं के असीम द्वार। यहाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 80 से ज्यादा कोर्सेज हैं। कृषि, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य, पैरामेडिकल, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रम। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in या संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-180-9393 पर। हर इंसान की शिक्षा का ध्येय लेकर हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षार्थी श्रोताओं जुड़े हुए हैं राष्ट्र मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के साथ। निकिता जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बता रही हैं वो टीचिंग स्ट्रैटेजी। अभी आपने स्ट्रैटेजी सिलेक्शन के बारे में जानकारी दी निकिता, लेकिन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज भी होती हैं। कोई टीचर किस स्ट्रैटेजी को कैसे अपनाती है ये अलग बात है, लेकिन वो क्या क्या स्ट्रैटेजी है जो हम यूज कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? बिल्कुल पूजा, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि यूज करे जा सकते हैं सोशल साइंसेस पढ़ाने में। तो पहली स्ट्रैटेजी रहेगी कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग में सपोज आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो उसमें जब भी अगर हम उसको एक विजुअल डायग्राम के थ्रू पढ़ाएंगे तो वो स्टूडेंट्स को ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो इसमें क्या स्टेप्स रहते हैं कि पहले आपको सपोज कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, उसको आपने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। उनमें से जनरल को टॉप पर और स्पेसिफिक को बॉटम में लिख दीजिए, और जो सेम लेवल का कॉन्सेप्ट है वो सेम लेवल पे रहेगा। तो दो चीजों के बीच में क्या रिलेशन है उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं लिंकिंग वर्ड्स के थ्रू, और एरोज से आप दिखा सकते हैं कि दो चीजों के बीच में क्या रिलेशन है। आप कॉन्सेप्ट मैप स्टूडेंट्स को भी बनाने के लिए कह सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैप्स को या तो आप शुरू में यूज करिए जिससे कि स्टूडेंट्स को पता लग जाए कि वो उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर आप उसको क्लास के एंड में यूज कर सकते हैं जिसमें आप एक स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को भी टेस्ट कर सकते हैं, या आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स उस टॉपिक के बारे में क्या क्या समझ पाए हैं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है क्रिटिकल पेडागोजी। क्रिटिकल पेडागोजी एक ऐसा अप्रोच है जो मैं कहूंगी कि आप टीचिंग अपने मेथड में जरूर लाइए। क्रिटिकल का मतलब ही होता है कि किसी चीज के बारे में कमेंट कर पाना या उसको डिसप्रूव कर पाना या उसके साथ डिसएग्री करना। तो क्रिटिकल पेडागोजी के अंदर हम स्टूडेंट्स और लर्नर्स को सिखाते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक अगर आपके सामने आता है तो उसको क्रिटिकल आई से कैसे देखा जाए। देखिए, जो भी हमारे किताबों में या हमारी मीडिया में लिखा होता है या हम सुनते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सच है या हमें उसे मानना ही है। हर किसी का एक कर्तव्य है कि उसको क्वेश्चन किया जाए। हमारे स्कूल सिस्टम्स में कई बार ये होता है कि एक वन वे मॉडल यूज होता है जिसमें बस टीचर स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही है और वो टू वे लर्निंग या टू वे अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती। क्रिटिकल आई डेवलप करना हम इस केस में भूल जाते हैं और हम ये मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स को हम जो भी सिखा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, वो उसको मान लेगा और उसको रट लेगा। लेकिन एजुकेशन का गोल ये नहीं है कि बस स्टूडेंट्स उसको रटते जाएं, और आपकी क्लासेस का भी गोल ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि स्टूडेंट्स हर टॉपिक जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है उसको एक क्वेश्चन करना सीखें या उसके बारे में डिसएग्री भी करना सीखें। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस स्ट्रैटेजी के नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि इस मेथड में हम स्टूडेंट्स को एनकरेज कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है, लेट्स से हिस्ट्री में हुई है या प्रेजेंट वर्ल्ड में हो रही है, उसको वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकालना आसान काम बिल्कुल नहीं होता है, उसमें बहुत सी रिसर्च लगती है। तो स्टूडेंट्स उस टॉपिक को लेकर डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, उस पर डिस्कशंस करें और तब जाकर प्रॉब्लम का समाधान निकले। जरूरी नहीं है हर प्रॉब्लम का समाधान स्टूडेंट्स बता भी पाएं, और कभी कभी ये भी होता है कि स्टूडेंट्स आपको ऐसे हैरान कर देने वाले सॉल्यूशंस ला कर देंगे, तो इसलिए ये मेथड बहुत इफेक्टिव बन जाता है। और ना ही ये स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग है, बट इवन टीचर्स को भी इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इस स्ट्रैटेजी में एक्सपीरियंसेस करके स्टूडेंट्स सीखते हैं,
ये सबसे इफ़ेक्टिव मेथड माना जाता है, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ अपने रियल लाइफ में अनुभव करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। जैसे कि म्यूजियम्स या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की विजिट हो तो स्टूडेंट्स को वो हमेशा याद रहेगी। अगर आपके कम्युनिटी में ऐसा कोई ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है तो स्टूडेंट्स को वहाँ ज़रूर लेकर जाएं। अगर हम अपने स्कूल टाइम को याद करते हैं तो कोई भी जो विजिट्स होती हैं या जहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस उसमें आता है, वो चीज़ें हमें हमेशा लाइफ में एक मेमोरी की तरह याद रहती हैं। उसके बाद अगर आप विजिट पे लेकर भी जा रहे हैं तो उस पर डिस्कशन ज़रूर करिए, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करिए, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस करी वहाँ पे, तो उससे उनकी लर्निंग्स और मजबूत हो जाती है। सिर्फ विजिट्स ही नहीं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में और भी चीज़ें आती हैं। सपोज आपने एक मॉक पार्लियामेंट सेशन करा जिसमें आपने कहा ये लोकसभा का सिनेरियो है और उसमें कुछ ग्रुप्स डिवाइड कर लीजिए जो कि डिफरेंट पार्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे। एक स्टूडेंट को आप स्पीकर का रोल दे दीजिए और इस तरह से एक डिस्कशन हो क्लास में। तो ये सिनेरियोज के थ्रू स्टूडेंट्स याद रखते हैं चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से। अगली स्ट्रैटेजी है स्टोरी टेलिंग या नैरेटिव। स्टोरीज हर किसी को इंटरेस्टिंग लगती है, हम हमेशा से स्टोरी सुनते आते हैं और उस वे से चीज़ें बेटर याद रहती हैं। तो हम इस टेक्निक का यूज़ टीचिंग में भी कर सकते हैं और सोशल स्टडीज़ में तो बहुत ही आराम से। टीचर्स अपने रियल लाइफ से लेकर नरेट कर सकती हैं कुछ स्टोरीज, स्टूडेंट्स को वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। या फिर आप किसी भी फ्रीडम फाइटर की लाइफ हिस्ट्री है उसको एक स्टोरी फॉर्म में प्रेजेंट करिए। अगर आपने एज टीचर्स कभी अपने रियल लाइफ में कुछ वॉर्स के एनकाउंटर सुने हैं किसी से, हमें पार्टीशन की स्टोरीज काफ़ी कॉमनली नरेट होती हैं, तो उनको उसी तरह एक स्टोरी के फॉर्म में बताइए स्टूडेंट्स को, तो वो उससे और एक इमोशनल लेवल पे रिलेट करके उसको समझ पाएंगे। अगली स्ट्रैटेजी होगी फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप की प्लानिंग आपको सेशन के शुरू से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए और सोचिए कि उसके अंडर आप कहाँ पर ट्रिप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। उसके लिए स्कूल अथॉरिटीज़ की परमिशन, बस अरेंजमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी, इसलिए आप उसको शुरू से ही उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। ट्रिप्स पे स्टूडेंट के पेरेंट्स की परमिशन होना भी बहुत ज़रूरी है। विजिट से पहले स्टूडेंट्स को बताइए कि वो उस ट्रिप पर क्या देखने जा रहे हैं, उन्हें वहाँ क्या करना है। जब फाइनली विजिट हो तो ध्यान दीजिए कि सब स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व रहे। आप ये भी कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट से एक चेकलिस्ट बनवा लीजिए या क्वेश्चनर बनवा लीजिए जो कि उनको विजिट पे उस पर उनको टिक करना है कि हाँ उन्होंने ये चीज़ें देखी या नहीं। उससे इंश्योर हो जाता है कि स्टूडेंट्स का ध्यान मस्ती में ना चले जाए, वो जिस पर्पस से आए हैं वो भी उसको पूरा करते रहें। और जब फाइनली विजिट ख़त्म हो और आप अगले दिन अपने स्टूडेंट से मिलेंगे तो उसको डिस्कस करिए उन्होंने वहाँ क्या देखा। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि स्कूल टाइम पर जो भी विजिट्स होती हैं वो हर किसी को याद तो रहती ही हैं, क्योंकि उसमें नॉट जस्ट अबाउट द टॉपिक बट हम सोशल वैल्यूज़ भी सीखते हैं कि अगर हम किसी म्यूज़ियम में जा रहे हैं तो हमें कैसे वहाँ बिहेव करना है, हम अगर ज़ू में जा रहे हैं तो वहाँ हमें कैसे बिहेव करना है। तो इसी तरह आप समझ सकते हैं कि किसी भी टॉपिक को अगर इंटरेस्टिंग वे से स्टूडेंट्स की लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी में डालना है तो फील्ड ट्रिप ज़रूर ऑर्गेनाइज करवाइए। अब हम आते हैं डिस्कशन मेथड्स पे। हम अब तक काफ़ी बात कर चुके हैं डिस्कशंस और उनके महत्व पे। याद रखिए, अगर आपको स्टूडेंट्स का टेस्ट लेना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्ट एक रिटन या ओरल ही हो, इवन डिस्कशन को भी एक टेस्ट की तरह यूज़ किया जा सकता है। इस पार्टिसिपेशन से स्टूडेंट्स को एक्सप्रेस करने की क्षमता भी आती है, क्योंकि कई बार होता है स्टूडेंट्स में एक झिझक आ जाती है। अथॉरिटी फिगर होगी टीचर्स या प्रिंसिपल, पर हमें ये डर निकाल के उनमें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि उनके थॉट्स इम्पॉर्टेंट हैं और उनके थॉट्स एक्सप्रेस होने और भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये स्किल्स जब एक ग्रुप डिस्कशन होता है या टीचर के साथ 1-on-1 डिस्कशन होता है तब ये स्किल्स डेवलप ज़्यादा अच्छी तरह होती हैं। डिस्कशन में एक टॉपिक होना ज़रूरी है। आप चाहें तो ब्लैक बोर्ड पर उस टॉपिक को लिख दीजिए या फिर और उसमें सब पॉइंट्स भी आप डाल सकते हैं कि हम इस तरह से जाएंगे या इस फ्लो से जाएंगे, और ट्राई करिए कि स्टूडेंट्स उस टॉपिक के दायरे में रहें।
सीटिंग अरेंजमेंट में भी आप ट्राई करिए कि स्टूडेंट्स ऐसा अरेंजमेंट रखें जिसमें कि वो कंफर्टेबल और इनफॉर्मल होके एक दूसरे से और आपसे बात कर पाएं। तो यूजुअली जो एक डेस्क और टीचर का चेयर वाला अरेंजमेंट जो कॉमनली क्लासरूम्स में होता है, वो डिस्कशंस के लिए उतना अच्छा नहीं होता। आप ट्राई कर सकते हैं एक दरी बिछाकर उसमें सब सर्कल बनाकर बैठे, तो सब फेस टू फेस एक दूसरे से डिस्कशन कर पाएंगे। लास्ट स्ट्रैटेजी इन सोशल साइंस टीचिंग इज मैप बेस्ड लर्निंग। मैप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सोशल साइंसेस का, जिसमें हम दुनिया को एक विजुअल तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को हम किसी ने भी एक बार में नहीं देखा, हमने उसके ग्लोब्स या उसके मैप्स का ही रिप्रेजेंटेशन देखा है। इवन अगर आप ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे कि रिवर्स, माइंस, इन सब के बारे में बता रहे हैं, तो मैप्स उसमें तो आप यूज करेंगे ही, बट इवन अगर कोई हिस्टोरिकल डिस्कशन हो रहा है या कोई सोशल डिस्कशन हो रहा है, तो आप स्टूडेंट से उसमें पूछिए कि जिस बारे में बात हो रही है वो किस एरिया में है, उससे वो मैप्स के बारे में थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और मैप्स उस तरह से एक बहुत इफेक्टिव और यूजफुल टूल बन जाता है। शिक्षार्थी श्रोताओं, अभी आप समझ रहे हैं कि किस तरह से अपनी आप जो ज्ञान दे रहे हैं, जो पढ़ाई करवा रहे हैं, उसमें क्या स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। उन स्ट्रैटेजी के माध्यम से जो लर्नर्स हैं, जो आपके शिक्षक हैं, वो पढ़ाई में ध्यान न सिर्फ ध्यान देंगे बल्कि उनको समझेंगे, उनको जिएंगे, और ये बहुत जरूरी है। एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हो रहे हैं। अब जुड़े रहिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के साथ। यदि आप किसी कारणवश समय पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, यदि आपकी उम्र है ज्यादा, या आप नियमित रूप से स्कूली शिक्षा पाने में है असमर्थ, तो आपके लिए है एक स्थान मुक्त विद्या वाणी, जहाँ पर उपलब्ध है माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा, जो देती है आपके जीवन को नई दिशा। और इस दिशा पर अग्रसर होने के लिए आपको चाहिए पथ प्रदर्शकों की वाणी का साथ, जो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मुक्त विद्या वाणी, जहाँ पहुँचने का रास्ता है बहुत आसान। बस अपने कंप्यूटर पर लॉग ऑन करें www.nios.ac.in। यहाँ हम आते हैं आपके पास हर रोज एक नए पीसीपी के साथ। यहाँ मिलेंगे आपके अपने विषय के जानकार। आपकी हर समस्या के लिए हम हैं तैयार। बस डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-184-2543। जुड़िए मुक्त विद्या वाणी के साथ और बढ़ाइए अपना ज्ञान, जहाँ पर होता है आपकी हर शंका का समाधान। बच्चे बूढ़े या जवान पढ़ने का अवसर एक समान। मुक्त विद्या वाणी। पढ़ने लिखने का अनुपम अवसर आपके पास है। आप जान रहे हैं इस समय टीचिंग स्ट्रैटेजी। निकिता जी हमारे साथ हैं। निकिता जी, बहुत सी बातें हमने रखी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, चूंकि आज की लाइफ बहुत भागदौड़ वाली लाइफ है, और खासतौर पर बच्चों की अगर बात की जाए, बहुत क्रिएटिव हैं, दिमाग जो है डाइवर्ट रहता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। ऐसे समय में कितना महत्वपूर्ण है ये कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो बच्चों को कनेक्ट करे, और कनेक्शन के लिए ऐसी क्रिएटिविटी स्ट्रैटेजीज बहुत जरूरी हैं। क्या समझती हैं आप? बिल्कुल। ये मानना कि स्टूडेंट्स डाइवर्टेड हैं, ये तो है सच, क्योंकि इंटरनेट का आजकल बहुत बड़ा रोल आ चुका है, लेकिन इसको, इस एनर्जी को जो स्टूडेंट्स में एक्चुअली हमेशा से ही रही है, अब थोड़ी और शायद बढ़कर आ गई है, तो उसको हम इन अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज में बहुत अच्छी तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फील्ड विजिट्स के बारे में, स्टूडेंट्स को जब हम एक लेसन प्लान कर रहे हैं, टॉपिक्स या अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं, तब इवन उनसे भी पूछा जा सकता है। वो अपडेटेड रहते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, तो किस तरह से वो चाहेंगे कि उनके लिए इंटीग्रेट हो। तो जैसे हम एक फील्ड विजिट प्लान कर रहे हैं, तो आप स्टूडेंट से पूछ लीजिए कि वो क्या समझते हैं, आसपास कौन सी नई चीज़ें हैं, नई जगह हैं, नई एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो लोग जाकर पार्ट ले सकते हैं। फिर अगर डिस्कशन मेथड को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप स्टूडेंट से ज़रूर कहिए कि डिस्कशंस या डिबेट से पहले वो अपनी रिसर्च या अपने फैक्ट्स के बारे में जानकारी रखें। और भी जैसे हमने टीचिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करी, मैप बेस्ड लर्निंग पहले सिर्फ एक पेपर पे 2D मैप्स के थ्रू हो सकती थी, लेकिन आज आप अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट्री उनको शो करें, तो वो वीडियो मेथड से भी ये सीख सकते हैं कि क्या किस तरह की रिसोर्सेज दुनिया में अवेलेबल हैं, किस तरह की अलग अलग एरियाज दुनिया में हैं, तो वो उसके थ्रू और बेटर हो जाता है।
तो इसीलिए इंटरनेट को समझना एक हमेशा ये समझना कि एक डिसएडवांटेज है, एक डाइवर्जन है, ये ज़रूरी नहीं है। उसको एक बहुत ही अच्छे तरह से प्रयोग करा जा सकता है। फेसबुक, जिसको हम आजकल काफ़ी ये मानते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन है, हाँ कुछ सेंस में ज़रूर है, क्योंकि इवन स्टूडेंट्स की सेफ्टी भी रिस्क पे आ जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर राइट पेजेस को फॉलो करें, जिसको हम कहते हैं कि कोई नॉलेजेबल पेजेस हैं जिनको वो फॉलो करें, तो उनको बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट्स आते रहेंगे आर्टिकल्स के बारे में डिफरेंट। और आप जैसे हम एक असाइनमेंट देते हैं टीचर्स की, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को वो लाएं, उसी तरह हम ये भी दे सकते हैं उनको असाइनमेंट की वो फेसबुक या इंटरनेट पे उनको जो भी आर्टिकल्स मिल रहे हैं वो उनको एक जगह पे सेव्ड रखें। और एक दिन आप ऐसा बनाइए जब उनकी करंट इन अफेयर्स को वो डिस्कवर कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। इवन एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी मैं मानती हूँ, हालांकि एक्सपीरियंसेस रियल लाइफ के होते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेट पे बाकी लोगों को सुनते हैं और बाकी वीडियोस देखते हैं, जो जैसे अब अगर मुझे किसी अफ्रीका की कम्युनिटी के बारे में उनको बताना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ बताए जा रही हूँ उनके कस्टम्स, रिचुअल्स, इन सब चीज़ों के बारे में और स्टूडेंट्स को सब समझ आ जाएगा। लेकिन अगर वो वहाँ की किसी डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर उसको देख पाएंगे। तो यही मैं मानती हूँ कि तरीके हैं कि जिनसे कि उनकी इस एनर्जीज को, उनके इस अपडेटेड नॉलेज को हम इस तरह से उसको चैनलाइज कर सकते हैं। और सोशल स्टडीज़ तो वैसे ही इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें आपकी हिस्ट्री भी इंक्लूडेड है, ज्योग्राफी भी इंक्लूडेड है, और पॉलिटिक्स जो कि बिल्कुल ही करंट अफेयर्स हैं वो सब इंक्लूडेड है। तो इंटरनेट का इसमें बहुत खासा ही इम्पॉर्टेंट रोल बन जाता है। और एजुकेशन का महत्व तो हम सब जानते हैं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को बता दिया जाए और उनकी मेमोरी में उनको कैसे उनको रोट लर्निंग करवाएं ताकि वो एग्जाम्स पास कर पाएं। ये एजुकेशन का गोल कभी भी नहीं था। एजुकेशन का गोल ये है कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड को लेकर डेवलप हो, उनको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स यानी कि जितने भी नज़रिए हैं दुनिया में उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल पाए। ये हमारा जब एंड गोल है, और जब अगर हम अपनी क्लासेस का ऑब्जेक्टिव ये समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ, हमें और एफर्ट्स करने हैं। सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड और कॉपीज़ में नोट्स लिखकर वो नहीं है एजुकेशन। असली में एजुकेशन उससे बहुत आगे बढ़कर है। तो यही पूजा मैं मानती हूँ कि आज के फास्ट पेस वर्ल्ड में एजुकेशन इस तरीके से हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जैसे हमारा जो गुरु है, जो टीचर है, वो हमारे गुरु के समान होता है, भगवान का दर्जा हम देते हैं। कितना इम्पोर्टेंट, कितना जिम्मेदारी आप समझते हैं किसी भी गुरु के ऊपर या शिक्षक के ऊपर, क्योंकि जो हमारे छात्र हैं भविष्य के निर्माता हैं, वही हमारे फ्यूचर हैं। उस फ्यूचर को डेवलप करना एक टीचर का काम है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे देखती हैं? देखिए, टीचर्स का रोल तो डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है कि हम उसको समझते हैं कि अगर हम किसी को गुरु मान रहे हैं तो वो वन वे मॉडल, जैसा मैंने कहा था कि बस वो इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे और स्टूडेंट्स सीखते जाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं है। टीचर्स एक फैसिलिटेटर की तरह हैं, जो कि आजकल के क्या आइडियाज़ हैं या क्या नॉलेज है उसको स्टूडेंट्स के अंदर कैसे डालें, और इवन स्टूडेंट्स की जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको उनके बीच में बैलेंस बना के रखना है, उसको फैसिलिटेट करने हैं आइडियाज़। क्योंकि जो आइडियाज़ स्टूडेंट्स के ऑलरेडी हैं उनको हम कैसे और डायनामिक वे से उनको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत लॉस हो जाता है इन ओरिजिनल आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स का। तो उसको किस तरह से बाहर निकालें टीचर्स, वो उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। बिल्कुल। और हम ये जानते भी हैं कि हमारा जो देश है वो एक युवा देश है। 90% हमारे जो हैं युवा शक्ति है। और अगर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि युवाओं को अगर शक्ति और ज्ञान की ताकत मिल जाए तो कितना प्रबल, कितना आगे जा सकता है हमारा देश। और उसका दारोमदार जाहिर सी बात है कि शिक्षकों के ऊपर ही है। और जैसा कि निकिता जी बता रही हैं, बहुत सी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं। और
सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे जब तक अपना फीडबैक ना दें, उस विषय को समझें और उस विषय में बहुत कुछ सीखें, समझें और बताएं भी, उसमें एड ऑन भी करें, तो मुझे लगता है कि लेवल बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। तो आज का मैं टॉपिक एक बार रिकैप करना चाहूंगी, क्योंकि हमने आज बहुत से पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, तो उस सबका सार क्या निकल कर आता है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक लर्नर सेंट्रिक क्लास क्या होती है, जिसमें लर्नर या स्टूडेंट एक फोकस होता है टीचर का। तो किस तरह से वो बेटर समझ सकता है, किस तरह वो टीचिंग प्रोसेस में पार्ट बन सकता है, ये सब होता है एक लर्नर सेंट्रिक क्लास की निशानी। तो उसमें हम कैसे उनके एक्सपीरियंसेस को बाहर निकालें, और हमने ये भी डिस्कस किया कि टेक्स्ट बुक से ही अगर हम रीडिंग कर करके समझाएंगे स्टूडेंट्स को तो वो काफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट्स उन्हीं टॉपिक्स को लेकर अपने आसपास के चीज़ों और एक्सपीरियंसेस के साथ जुड़ सकते हैं। और कम्युनिटी रिसोर्सेज को यूज़ करना, यानी कि लोकेलिटी या कम्युनिटी में जो भी रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव टेकिंग होगा टीचर के पार्ट पे कि वो उसको बेस्ट यूटिलाइज करें। देन हमें लोकल इश्यूज और सोशल इश्यूज के बारे में लगातार स्टूडेंट्स को जागरूक करना ज़रूरी है। अगेन हम कई बार ये मिस्टेक करते हैं समझने की कि स्टूडेंट्स तो बच्चे हैं, उनको नहीं कुछ पता होगा सोशल इश्यूज़ के बारे में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार डिस्कशन ज़रूर रखिए क्लास में और आपको तब पता चलेगा कि स्टूडेंट्स कितना कुछ सोचते हैं। जेंडर इश्यूज़ को ले लीजिए या कास्ट इश्यूज़ को ले लीजिए या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को ले लीजिए, उन सब पे स्टूडेंट्स इसी एज से जागरूक हों तो बहुत अच्छा है। ह्यूमन राइट्स का महत्व बहुत शुरू से स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्या उनके राइट्स हैं, और किसी के पास भी वो अधिकार नहीं है कि उनके उन राइट्स को वो किसी भी तरह छेड़ सकते हैं या हिला सकते हैं। फिर लाइफ स्किल्स डेवलप करना, उसमें ज़रूरी है कि हम स्टूडेंट्स को अगेन एजुकेशन का जैसे ये ज़रूरी है सिखाना कि एक सफल ज़िंदगी क्या होती, एक पॉजिटिव इंसान जो कि एक काइंडनेस के भाव से दूसरों को देखे, हेल्पफुलनेस रखे दूसरों के लिए, और इवन थैंकफुलनेस कि उनके पास जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए। देन ऑडियो वीडियो मटेरियल्स को आप जितना इंटीग्रेट कर सकें क्लास में वो बहुत ज़रूरी रहेगा। सिर्फ लेक्चर मेथड से स्टूडेंट्स अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। देन मल्टीपल व्यूज़ का रिस्पेक्ट होना, अगर किसी स्टूडेंट के व्यूज़ आपसे मेल नहीं खाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यू गलत है। हमें पूरे टाइम अपने आप भी ये सोचते रहना है कि हम उन व्यूज़ को कैसे चेंज कर पाएं। अगर आप देख रहे हैं अपने अंदर कि आपके व्यूज़ चेंज हो रहे हैं तो ऑल वेल, इट्स अ गुड थिंग। आपके व्यूज़ हमेशा ज़िंदगी में चेंज होते रहने चाहिए और आप स्टूडेंट्स को भी ये ज़रूर सिखाइएगा। और मल्टीलिंग्विज्म, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी भाषा आपसे मेल नहीं खाती है तो वो कोई बर्डन नहीं है क्लास के ऊपर, बल्कि वो बहुत सी नई चीज़ें आपको सिखाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। फिर हमने बात करी कि स्ट्रैटेजीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम उनमें से कैसे डिसाइड करें कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमें कब यूज़ करनी है, तो वो डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्टिव्स पे, कंटेंट पे, रिसोर्सेज पे, और स्टूडेंट्स की एबिलिटी पे, और टीचर की रिसोर्सफुलनेस पे। देन कमिंग टू टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज, उसमें हमने कॉन्सेप्ट मैपिंग डिस्कस किया, जिसमें हम कॉन्सेप्ट को विजुअल डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिटिकल पेडागॉजी, जिसमें हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि कैसे चीज़ों को वो क्रिटिकल आई या फिर उनसे डिसएग्री करना सीखें या उसको क्वेश्चन करना सीखें। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें हम स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दे सकते हैं जिसको वो सॉल्व करें। फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब कोई भी टॉपिक है उसको स्टूडेंट्स जाकर एक्सपीरियंस करें तो वो उनको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी या ज़्यादा अच्छी मेमोरी में उनके रहेगा। देन स्टोरी टेलिंग, मतलब कि किसी भी चीज़ को फैक्ट्स के फॉर्म में बस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, उसको एक स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो उन्हें ज़्यादा बेटर याद रहेगी। देन फील्ड ट्रिप, यानी कोई भी विजिट अरेंज करना, किसी भी मॉन्यूमेंट में आप ले जा सकते हैं, जू में ले जा सकते हैं, और कभी कभी किसी और स्कूल में स्टूडेंट्स की विजिट कराइए, वहाँ पे किस तरह से चीज़ें सीखते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ये वो उसमें सीख सकते हैं। देन डिस्कशंस रखिए क्लासरूम में। सोशल इश्यूज़ पे तो बहुत ही अच्छे डिस्कशंस हो सकते हैं, उसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे। और मैप बेस्ड लर्निंग, यानी मैप्स को यूज़ करके ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना।
शिक्षार्थियों श्रोताओं, अभी आप समझ रहे थे टीचिंग स्ट्रैटेजी एंड लर्नर सेंट्रिक क्लासेस। निकिता जी हमारे साथ थी। बहुत शुक्रिया निकिता, यहाँ पर आने के लिए, शिक्षार्थियों तक ये विषय पहुंचाने के लिए। थैंक यू।